Hey everyone, now today we are discuss about 8th Pay Commission and effective from January 1 to 2026. The Union Government has approved the formation of the 8th Pay Commission, a move that will benefit 4.5 million central government employees and 6.8 million pensioners, including defense personnel. Basically, Pay Commission it assesses the pay scale allowance and benefit for central government employees, taking into account inflation and its impact to remuneration and the cost of living. यह क्या होता है कि देखिए, जो मुद्रास्फीति है तथा परिश्रमिक जो होता है, जो जीवन यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान भत्ते और लाभों का भी आकलन करता है, और यह पे कमीशन तो ये बेसिकली सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए, वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए व्यय विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया पे कमीशन स्थापित करता है। आमतौर पर देखा जाए तो पे कमीशन का जो सर्वोच्च नेतृत्व जो करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही करते हैं, और इसकी सिफारिशों को प्रायः राज्य के स्वामित्व वाले संगठन द्वारा भी अपनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या इसका इतिहास रहा है। तो 8th पे कमीशन हु विल गेट द मोस्ट सैलरी हाइक आफ्टर January 1 2026 एंड व्हाट इज 8th पे कमीशन? Here, the 8th Pay Commission is the next statutory salary revision body for the central government employees, defense personnel, central government pensioners, and family pensioners. India revises central pay roughly every 10 years to adjust wages for inflation, maintain parity of economic growth, improve real income, and morale of public servant. देखिए, इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति होती है, देखिए आज से 10 साल पहले जाएं तो जो महंगाई थी मार्केट में, उस महंगाई के हिसाब से सैलरी का जो है देखा जाए तो उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ों का रेट जो है बढ़ते जा रहा है। तो इसी प्रकार जो पहले पे वेतनमान पे जो काम कर रहे थे, जो वर्क कर रहे थे सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए पे कमीशन जो है आया जाता है हर 10 वर्ष में। पिछले 2016 में 7वां वेतनमान आयोग का स्थापना किया गया था। और इसे अगर देखा जाए इसके इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है वेतन आयोग का, जो वर्ष 1947 से अब तक भारत में लगभग 7 वेतन आयोग का स्थापना हो चुका है, जिससे 7वां वेतनमान आयोग 2016-2026 तक चला था। यह न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी व्यय में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। अच्छा, वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग क्या है, तो इसमें देखते हैं क्या है कि यह मुद्रास्फीति के समायोजन करने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते, जो डियरनेस अलाउंस होता है डीए, और महंगाई राहत जो डीआर होता है, संशोधित करने के लिए फार्मूले का प्रस्ताव भी कर सकता है कि इसमें अगर कोई संशोधन करना हो तो यह जो है किया जा सकता है। और महंगाई भत्ते का समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI-IW होता है, इकोनॉमिक के वर्ड्स हैं CPI-IW, पर आधारित है, और जिसे जीवन यापन लागत में होने वाले परिवर्तनों पर भी नज़र रखने के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा मानसिक आधार पर जारी किया जाता है। तो यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद जो है The Pay Commission is a body set up by central government that reviews the recommends changes into the salary structure of the employees, and the composition of the Pay Commission comes under the Department of Expenditure। तो व्यय विभाग जो हमने आपको पहले बताया, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और पे कमीशन आर यूजुअली constitute every 10 years। The first pay commission was set up in 1946। पहला जो वेतन आयोग था, पे कमीशन जो था, ये 1946 में लागू किया गया था ना। सिंस 2000 इंडिपेंडेंस जो है के पहले टोटल 7 पे कमीशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो अभी तक लगभग 7 जो है पे कमीशन लागू किया गया है, लागू कर चुके हैं।
यहाँ पे देखते हैं जो जो लेटेस्ट पे कमीशन जो है सेटअप किया गया था वो 2014 में किया गया था, और इफेक्ट में आया था 2016 में, यानी कि रिकमेंडेशन हो गया था 2014 में और इफेक्ट में आया था 2016 में। कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड पेंशनर्स हैं उनको सैलरी में रिकमेंडेशन दिया गया था इस 7th पे कमीशन के द्वारा। हैं कि फर्स्ट जो पे कमीशन लागू किया गया था वह पहला जो है 1946 में लागू किया गया था, सेकंड जो था सीपीसी 1957 में, थर्ड सीपीसी 1970, फोर्थ सीपीसी 1983 एंड फाइव सीपीसी 1994, सिक्स्थ सीपीसी 2006 एंड सेवन सीपीसी 2014, एट सीपीसी 2025 अप्रूव्ड, जो अभी लागू हुआ है 1 जनवरी 1 जनवरी 2026। ओके। एंड इसके बाद देखते हैं कि वेतन आयोग के समक्ष जो चुनौतियां हैं, वास्तव में अगर ऐसा भी हो सकता है कि बाय द वे जैसे लागू किया जा रहा है 8वां वेतन आयोग, जो पे कमीशन लागू किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ ऐसी कैसी चुनौतियां आ सकती हैं। अच्छा, यह जो बात हम बता रहे हैं कि इसके साथ जो समक्ष जो चुनौतियां हैं, मेंस के हिसाब से आप बेटर पड़ेगा देखने के लिए। तो आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक उतार चढ़ाव और अनिश्चितताएं वेतन वृद्धि के लिए धन आवंटित करने में सरकार की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यदि अर्थव्यवस्था में स्वस्थ दर से नहीं बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ दर से नहीं बढ़ रही है, तो यह महत्वपूर्ण वेतन संशोधन को लागू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को सीमित कर सकती है। ठीक। इसके साथ ही राजकोषीय बाधाएं जो आती हैं, इसमें सरकार को अपनी राजकोषीय जिम्मेदारियों को संतुलित करना होगा, जिसमें बचत घाटे का प्रबंधन और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करना शामिल है। ऐसे में राजकोषीय स्थिरता से समझौता किए बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन आयोग की मांग को पूरा करना एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ ही साथ मुद्रास्फीति और जीवन यापन के जो लागत होती है, उसमें उच्च मुद्रास्फीति दर जीवन यापन की बढ़ती लागत व्यक्तित्व की क्रय शक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों का वेतन उचित जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है या सुनिश्चित करने हेतु वेतन आयोग को इन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आय असमानताएं जो होती हैं, सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न स्तर के बीच आय असमानताओं को भी संबोधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निष्पक्ष एवं उचित वेतन संरचना को बनाए रखते हुए वेतन की वृद्धि की आवश्यकता को संतुलित करना एक जटिल कार्य है। अच्छा, इसके अलावा जो है वैश्विक आर्थिक कार्य क्या होते हैं। वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ भारत में आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे महत्वपूर्ण वेतन संशोधन लागू करने के लिए सरकार की क्षमता को भी प्रभावित हो सकती है। और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जो उसमें होते हैं, वेतन आयोग को पेंशन संबंधी मुद्दों को समाधान करना चाहिए और सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का भी सिफारिश करनी चाहिए। देखिए, 8वां वेतन जो आयोग है इसे लागू करने में तो ठीक है, लागू हो जाए अच्छी बात है। इसमें जो है इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से तो बेटर है ना, और ये अच्छी बात है। और इससे जो है लोगों को बहुत, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली उनके मान लीजिए थे लेवल 1 पे कोई जॉब कर रहा है, उसका बेसिक पे 18,000 है, तो उसमें उसका सैलरी कम से कम मान जाइए कि 38,000 20,000 रुपये, लगभग 10,000 20,000 का बढ़ोतरी होगा। ठीक है। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा सेशन लगा। इसके अलावा मैं इसका थोड़ा इसमें जो कुछ बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ें समझाने के लिए है कि 8वां वेतन आयोग का गणना कैसे किया जाता है। इसमें CPI-IW जो है, इसके बारे में जानकारी, श्रम ब्यूरो इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी, इसके लिए एक अदर सेशन लाएंगे, उसमें हम अच्छी तरह से जानकारी देंगे आपको। तो अभी के लिए आप इतना देख लीजिए। ओके।